नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 10 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम प्रतिरोध के 3 तार समानांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समानांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ, ठीक है। तो समानांतर में जुड़ा हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना 1/3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 1/6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 1/9 हो जाएगा। यहाँ पे 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना 18 हो जाएगा। 3 से कटेगा यहाँ पे कितनी बार में 18, ये 6 बार में, यहाँ पे 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 9 से 18 कटेगा 2 बार में, तो 6 3 9 2 11, यानी कि यहाँ पे 11 बटे यहाँ पे कितना ये 18 हो गया। और ये किसका मान आया 1/r का मान आया, तो हमको यहाँ पे प्रतिरोध यानी कि आर का वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट देंगे तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 18 बटे यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 18/11 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो वह समांतर क्रम में, ठीक है, लेकिन अगर श्रेणी क्रम में पूछता है तो उसको क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखती, उसको यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ये आर बराबर यहाँ पे ये R1 प्लस यहाँ पे R2 इस तरह करके यहाँ पे लिखते हैं इस तरह, ठीक है। तो इस तरह पे सॉल्व करना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या कि पंचतंत्र दंत कथाओं के संग्रह के लेखक कौन है। तो देखिए कौन हो जाएगा, ये विष्णु शर्मा हो जाएगा, ठीक है, विष्णु शर्मा। देखिए विष्णु शर्मा भारतीय विद्वान और लेखक, उनके उल्लेखनीय कार्यों में दंत कथाओं का पंचतंत्र संग्रह शामिल है। पंचतंत्र इसमें 84 कहानियां और अनेक प्रक्षेपित दंत कथाएं भी शामिल है। पंचतंत्र की पहली पुस्तक लॉस ऑफ फ्रेंड, देखिए पंचतंत्र की जो पहली पुस्तक है लॉस ऑफ फ्रेंड्स यानी कि मित्र भेद है, और इसमें 34 कहानियां शामिल है। उसके बाद जान लीजिए कि 5 तंत्र थे, कौन कौन, तो मित्र भेद यानी कि दोस्तों की खोना, मित्र लाभ यानी कि दोस्त हासिल करना, उसके बाद स्वद्र भेद यानी कि दोस्तों के बीच कलह पैदा करना, और कोई विग्रह यानी कि अलगाव होना, और संधि यानी कि मिलन होना, ठीक है, इतना कुछ था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कहा कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो ये देखिए सिकंदर लोदी ने किया था ये, ठीक है। देखिए सिकंदर लोदी वह 1489 और 1517 के बीच दिल्ली सल्तनत का पश्तून सुल्तान था। उसने लोदी के शासन का विस्तार ग्वालियर और बिहार के क्षेत्र में किया। उन्होंने वर्ष 1504 में आगरा की स्थापना किया। आगरा का अंतिम राजा सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी में था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा कर संघ सरकार के द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सीमा शुल्क, संपदा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये तीनों तो किया जाता है। यहाँ पे व्यवसाय कर और स्टाम्प शुल्क ये नहीं किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए व्यवसाय कर और स्टाम्प शुल्क, वाणिज्यिक कर विभाग एक नोडल एजेंसी है जो राज्य में पेशेवर से बकाया व्यवसाय कर एकत्र करती है। प्रोफेशन टैक्स अधिकतम रुपये 2500 प्रति वर्ष और न्यूनतम स्लैब 110 रुपये प्रति वर्ष के अधीन है। करदाता जो है वो 31 मार्च तक अपने आयकर दायित्वों को पूरा करते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि व्यक्तियों यानी कि संगठनों के द्वारा भुगतान किया गया व्यवसायिक कर आयकर बकाया 100% छूट योग्य है और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिएगा कि नोमोफोबिया क्या है। तो देखिए नोमोफोबिया क्या होता है, तो सेलुलर फोन संपर्क से बाहर होने का डर ये हो जाएगा। देखिए मनोवैज्ञानिक स्थिति, जब लोगों को मोबाइल फोन कनेक्टिविटी से अलग होने का डर होता है, यह संभवतः प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता और इस चिंता से उपजा है कि यदि आप अचानक आवश्यक जानकारी तक नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या हो सकता है। इसमें चिंता, अवसाद और अलगाव के साथ साथ सिरदर्द जैसी शारीरिक समस्याएं भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे कि फ्लाइंग भी एक भविष्यवादी और ईंधन कुशल हवाई जहाज डैश में शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। तो नीदरलैंड में किया गया है, ठीक है। देखिए फ्लाइंग भी हवाई जहाज, इसका अनोखा डिजाइन यात्री केबिन, कार्गो होल्ड और पंखों में ईंधन टैंक रखता है। विशेषज्ञ को उम्मीद है कि विमान का वायुगतीय आकार आज के विमान की तुलना में ईंधन की खपत में 20% की कटौती करेगा। विशेषज्ञ ने 22.5 किलोग्राम और 3 मीटर स्केल मॉडल का परीक्षण किया, जिसे नीदरलैंड में डेल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं और साझेदार डच एयरलाइन KLM के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो देखिए यहाँ पे नियोन हो जाएगा, ठीक है। देखिए नियोन मानक परिस्थितियों में रंगहीन, गंधहीन और अकदीय मोनो आटोमिक गैस है। इसमें वायु का घनत्व तो लगभग 2/3 है। इसका उपयोग वैक्यूम ट्यूब, हाई वोल्टेज संकेतक, लाइटनिंग अरेस्टर, वेवोमीटर ट्यूब, टेलीविजन ट्यूब और हीलियम नियोन लेजर में किया जाता है। तरलीकृत नियोन का जो उपयोग है व्यावसायिक रूप से क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा आलू के पौधे का खाने योग्य भाग है। तो देखिए तना हो जाएगा, ठीक है। देखिए आलू का भूमिगत तना पौधे का खाने योग्य भाग होता है। आलू के तने को कंद भी कहा जाता है। आलू में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन C, विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कि CO2 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दृश्य प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन ग्रीनहाउस गैस के रूप में अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। रेफ्रिजरेंट के रूप में आग बुझाने वाले यंत्रों में लाइफ राफ्ट और लाइफ जैकेट को फुलाने के लिए कोयले को फोड़ने, रबर और प्लास्टिक को फॉर्म करने, ग्रीनहाउस में पौधों के विकास को बढ़ावा देने, वध से पहले जानवरों को स्थिर करने और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि गदर पार्टी की स्थापना भारतीयों के द्वारा वर्ष 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कि भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीयों का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन है। 15 जुलाई 1913 को एस्टोरिया ओरेगन संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया है। गदर मुख्यालय और हिंदुस्तान गदर अखबार और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे कि सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ये हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड या फिर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो संग्रहित डेटा तथा सीधी पहुंच का समर्थन करता है। DASD के लिए पहुंच विधियों में अनुक्रमिक, विभाजित, अनुक्रमित और प्रत्यक्ष शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा कि अक्टूबर 2020 तक गूगल के CEO कौन है। तो देखिए ये सुंदर पिचाई ये हो जाएगा। देखिए भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव व अल्फाबेट इंक और इसकी सहायक कंपनी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्हें 10 अगस्त 2015 को गूगल के CEO के बनने के लिए चुना गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सी हिमालय मूल की नदी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गंगा है, यमुना है, झेलम है, ये महानदी नहीं है। ठीक है, देखिए प्रमुख हिमालय नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सरस्वती, सतलुज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये सब हो जाएगा। ये सभी नदियाँ कुल मिलाकर 2250 किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करती है। इन नदियों की जो औसत चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेंच तो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है, विंबलडन भी है, ये कनाडा ओपन ये नहीं है। देखिए टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एक ही कैलेंडर वर्ष में एक ही अनुशासन में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतने के लिए उपलब्धि है। 4 प्रमुख चैंपियनशिप देखिए ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ठीक है, विंबलडन और संयुक्त राज्य अमेरिका की चैंपियनशिप है। टूर्नामेंट की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा किया जाता है। ग्रैंड स्लैम विश्व रैंकिंग, अंक परंपरा, पुरस्कार राशि और जनता के ध्यान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे कहा कि भारत सरकार के निम्न में से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार ये यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना ये सही है। आयुष्मान भारत सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ये भी सही है। उज्ज्वला योजना BPL परिवार के महिलाओं को LPG सिलेंडर का विवरण ये भी सही है। ठीक है, देखिए मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन, इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियां जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, खसरा, काली खांसी, हेपेटाइटिस B, टिटनस, मोनेंजाइटिस, रूबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस, निमोनिया ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे कहा कि भीमबेटका की शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए फेमस है। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान इसके लिए फेमस है। देखिए मध्य भारत में एक पुरातात्विक स्थल जो पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशानों को प्रदर्शित करता है। यह इस स्थल पर एस्यूलियन काल में पाषाण युग की शुरुआत का प्रमाण है। भारत में सबसे पुरानी ज्ञात रॉक कला और सबसे बड़े प्रागैतिहासिक परिसरों में से एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन पे सत्य नहीं है। तो यहाँ देखिए फ्रांस वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला देश है, ये तो सही है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। राज्य सरकार के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर एकत्र नहीं किया जाता, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए भारत ने कनाडा की दूरी वस्तु सेवा कर संस्था को चुना है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर अप्रत्यक्ष कर का उपयोग किया जाता है। व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित कर है। कर संग्रहण के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग कर स्लैबों में विभाजित किया गया है, जिसमें देखिए 0%, 5%, 12%, 18, 28 ये सब हो जाएगा। यह कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। तो ये किया था किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह दिल्ली सुल्तान का 18वां सुल्तान था। तुगलक वंश का संस्थापक भी था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। वह उसने अपने शासनकाल में गंगा और यमुना नदियों के बीच की भूमि पर भारी कर लगाया था। ठीक है, 1327 में उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से भारत के दक्कन क्षेत्र में दौलताबाद के महाराष्ट्र देवगिरी में हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा गलत यहाँ पे सम्मिलित है, ये चुनना है। तो केदारनाथ जो है ये गुजरात में है, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी देखिए बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, केदारनाथ भारत के राज्य रुद्रप्रयाग जिले में एक शहर है। केदारनाथ मंदिर के कारण इसे महत्व मिला है। देखिए, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो भारत के आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। हाथी की गुफा या एलिफेंटा द्वीप या घरपुरी मुंबई हार्बर में भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुंबई से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। उसके बाद जान लीजिए खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, यही यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, देखिए, वह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये सही है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति समाप्त कर सकता है। सभी महत्वपूर्ण संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो देखिए, ये हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। 1952 से 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत बने और 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति बने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि निम्न कथन में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये ओजन क्षरण और ओजन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, ओजन क्षरण और ओजन छिद्र का मुख्य कारण विनिर्मित रसायन है, विशेष रूप से निर्मित हेलोकार्बन, रेफ्रिजरेंट, विलायक, प्रणोदक और फोम ब्लोइंग एजेंट। ठीक है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, HC, FC, हेलोजनस, ये हो जाएगा। ओजन क्षरण के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में त्वचा रोग, कैंसर, उसके बाद सनबर्न, मोतियाबिंद, जल्दी बुढ़ापा और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती है। जब क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल में ओजन के संपर्क में आते हैं तो वे ओजन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य है। तो देखिए, ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा UNO का है। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके घोषित उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनना। इसके 6 मुख्य अंग हैं। देखिए, कौन कौन सा, महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे का कि निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो महात्मा गांधी यही हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। मोहनदास गांधी जो कि 20वीं सदी में अहिंसा के सबसे मजबूत प्रतीक बन गए हैं। पूर्वव्यापी दृष्टि से यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय नेता को ही नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना जाना चाहिए था। उन्हें कई बार नामांकित किया गया है लेकिन कभी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। गांधी जी को 1937, 1938, 1939 और 1947 में और आखिरी बार 1948 में उनकी हत्या से कुछ दिन पहले नामांकित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि किस बीमारी और उसके कारक जीव के संबंध में यहाँ पे कौन सा गलत है, ये देखना है। तो देखिए, यहाँ पे ये हैजा, इन्फ्लुएंजा, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब टीबी, माइकोबैक्टीरियम, एड्स, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ये यहाँ पे सही हो जाएगा सर। देखिए, हैजा एक तीव्र दस्त संबंधी बीमारी है जो विबरियो कोलेरी बैक्टीरिया से आंत के संक्रमण के कारण होता है। हैजा के बैक्टीरिया से दूषित भोजन या पानी निगलने पर लोग बीमार पड़ सकते हैं। संक्रमण अक्सर हल्का या बिना लक्षण वाला होता है, लेकिन कभी कभी गंभीर और जीवन के लिए खतरा हो सकता है। गंभीर हैजा से पीड़ित लोगों में गंभीर निर्जलीकरण हो सकता है, जिससे गुर्दे की विफलता हो सकता है। इसके बाद जान लीजिए कि यदि उपचार ना किया जाए तो गंभीर निर्जलीकरण से सदमा, कोमा और कुछ घंटों के भीतर मृत्यु हो सकती है। जीवाणु को फैलने से रोकने के लिए बीमारी व्यक्तियों के सभी मल, यानी कि मानव अपशिष्ट को सावधानीपूर्वक फेंक देना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आसपास की किसी भी चीज से दूषित ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम यहाँ पे सही है, ये देखना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हुआ था सिपाही विद्रोह, उसके बाद बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण आंदोलन, उसके बाद होता असहयोग आंदोलन, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का निम्न कालानुक्रमिक क्रम यहाँ पे सही है। देखिए, सिपाही विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये हो जाएगा। भारतीय विद्रोह, जैसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857-59 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। यह ब्रिटिश राज्य के अधिकारियों के द्वारा लागू किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्रीय पुनर्गठन था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित असफल प्रयास भारत की ब्रिटिश सरकार को भारत का स्वशासन या स्वराज देने के लिए प्रेरित करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि भारत में पहली पशुधन जनगणना कब आयोजित किया गया था। तो देखिए, ये किया गया था 1919-20 में। ठीक है,
देखिए, पशुधन जनगणना में सभी पालतू जानवरों और उनकी कुल संख्या को शामिल किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश व शासनों की भागीदारी से 19 जनगणनाएं आयोजित की गई है। 20वीं पशुधन जनगणना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से आयोजित की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे विंट होगा, विंट सर्फ को इंटरनेट का पिता के रूप में जाना जाता है, तो सही हो जाएगा। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब इंटरनेट प्रैक्टिस होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इसका मतलब। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय संख्या की संस्थापन जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। हॉटमेल 1995 में शुरू किया गया था और पहला ये मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा था, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी जो है इंटरनेट पर डेटा को संबोधित करने और रूट करने के लिए आवश्यकताओं का एक सेट होता है। आईपी का जो उपयोग है वो टीसीपी और यूडीपी सहित कई ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के साथ किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये 1982 में किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाबार्ड भारत में क्षेत्र ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बैंकों को भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामले सौंपे गए हैं। उसके बाद जान लीजिए कि नाबार्ड वित्तीय समावेशन के विकास और क्रियान्वयन में सक्रिय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि विन जीप का कार्य क्या है, ये बताना है। तो देखिए, यह बड़ी फाइलों को संपीड़ित करके छोटी फाइलों में बदल देता है, यही यहाँ पे हो जाएगा। विन जीप एक विंडोज प्रोग्राम है जो आपको फाइलों को संगठित और संपीड़ित करने देता है ताकि आप उन्हें अधिक कुशलता से संग्रहित या विस्तारित कर सकें। विनजीप आमतौर पर डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले दो पुराने प्रोग्राम के बराबर अधिक सक्षम और उपयोग में आसान विंडोज होता है। विनजीप में एक सरल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है जो आपको फाइल को अनजीप किए बिना जीप फाइल में अलग अलग फाइलों को देखने की अनुमति देता है। विनजीप एक जीप फाइल से इंस्टॉलेशन प्रोग्राम भी लॉन्च करेगा और इंस्टॉलेशन के बाद स्वचालित रूप से साफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस परमाणु संयंत्र की क्षमता सबसे ज़्यादा है, ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यही हो जाएगा। देखिए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित है। संयंत्र का जो निर्माण हुआ 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण इसमें कई देरी का सामना करना पड़ा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूसी राज्य कंपनी एटमॉस्ट्रो एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 6 VVER 1000 रिएक्टर बनाए जाने की योजना बनाया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि थर्मल क्षमता 3000 मेगावाट और सकल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है और कुल क्षमता जो है 917 मेगावाट है। वर्तमान समय में 1 दिसंबर 2021 को सरकार निर्माणाधीन जो है यहाँ पे KKNPP 3 और 4 2x 1000 मेगावाट और यहाँ पे KKNPP 5 और 6 2x 1000 मेगावाट के पूरे होने पर इसकी क्षमता 6000 मेगावाट तक बढ़ाने का विचार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे देखिए, ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये तीनों तो करता है। देखिए, झारखंड नेपाल के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगभग 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अनुमानतः 6 मिलियन नेपाली भारत में रहते हैं और काम करते हैं। भारत नेपाल सीमा भारत और नेपाल के बीच चलने वाली एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 1770 किलोमीटर लंबी सीमा में हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ भारत गंगा का मैदान भी शामिल है। उसके बाद जान लीजिए कि नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच 1816 की सुगोली संधि के बाद वर्तमान सीमा का परिसीमन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वर्तमान सीमा को नेपाल और भारत गणराज्य के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा मिलान पे गलत है, ये बताना है। तो देखिए, कच्छ का छोटा रन जंगली गधा के लिए, ये यहाँ पे सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ के लिए भी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है भारत के बाघ अभयारण्य में से एक है और भारत के मध्य में स्थित राज्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, स्लॉथ भालू, बारसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में चित्रित जंगल इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित है। उसके बाद जान लीजिए कि यह आधिकारिक तौर पर शुभंकर भूर सिंह द बारसिंघा पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य भी है। कान्हा टाइगर रिजर्व फूलों के पौधों की 1000 से अधिक प्रजातियों का घर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्न में से क्या संबंध बताता है? तो देखिए, ये हो जाएगा महान्यायवादी की नियुक्ति, ये हो जाएगा।
देखिए, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक योग्यताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी और संघ कार्यकारी सदस्य होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का जो महान्यायवादी राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रहेगा। महान्यायवादी को पद पर बने रहने की जो अवधि और पद से हटाने की कोई प्रतिक्रिया संविधान में नहीं दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे केसर की खेती जम्मू कश्मीर में किया जाता है, ये तो सही हो जाएगा। वी कोरियन भारत में श्वेत क्रांति का जनक, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य, ये भी सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, ये गलत हो जाएगा। देखिए, रेड क्लिफ रेखा पंजाब प्रांत के भारतीय और पाकिस्तानी हिस्सों और ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच सीमांकित सीमा था। इसका नाम इसके वास्तुकार सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जिन्हें दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोग के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में 88 मिलियन लोगों के साथ 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को समान रूप से विभाजित करने की जिम्मेदारी मिला था। ब्रिटिश भारत के विभाजन पर 17 अगस्त 1947 को सीमांकन रेखा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि वर्तमान में इसका जो पश्चिमी भाग भारत पाकिस्तान सीमा का हिस्सा है, जबकि इसका पूर्वी भाग बांग्लादेश भारत सीमा के रूप में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होकर जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैला हुआ है, जो भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग देशों में विभाजित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा जो यहाँ पे गलत है, ये देखना है। देखिए, सतलज नदी भारत और पाकिस्तान, ये सही है। नील नदी मिस्र और सूडान, ये भी सही है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा, ये भी सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील, ये गलत हो जाएगा। देखिए, एंडीज पर्वत 7 दक्षिण अमेरिकी देशों यानी कि वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलाविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ये दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला है। यह सीमा जो है 8,900 किलोमीटर लंबा, 200 से 700 किलोमीटर चौड़ा और इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 4,000 मीटर है। यह एशिया के 12 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। देखिए, एंडीज जो है अमेरिकी कॉर्डिलेरा का भी हिस्सा है, जो पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है जिसमें पर्वत श्रृंखलाओं का लगभग निरंतर अनुक्रम शामिल है, जो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका की पश्चिमी रीढ़ बनाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहा कि भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये असम हो जाएगा। देखिए, ओरंग टाइगर रिजर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। असम के दरांग और सोनितपुर जिले में स्थित है। 79.28 किलोमीटर ठीक है के क्षेत्र में फैला हुआ। यह वर्ष 1985 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया और 13 अप्रैल 1999 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर गैंडे का एकमात्र घर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, तो देखिए द्वार समुद्रम हो जाएगा। देखिए, होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम है। होयसल ने भारत में लगभग 1006 से 1346 ईस्वी तक दक्षिण दक्कन में और कुछ समय तक कावेरी नदी घाटी में शासन किया था। होयसल की राजधानी शुरू में बेलूर में स्थित थी, लेकिन बाद में इसे होयली बिंदु में हस्तांतरित कर दिया गया, जिसे द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता है। 13वीं शताब्दी तक उन्होंने दक्कन भारत में वर्तमान कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और पश्चिमी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उसके बाद जान लीजिए कि होयसल शासक मूल रूप से पश्चिमी घाट के एक ऊंचे क्षेत्र मलेनाडु से था। होयसल युग दक्षिण भारत में कला, वास्तुकला और धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण काल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखेगा कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय सही सम्मिलित यहाँ पे नहीं है, तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए ओपिक वियना ऑस्ट्रेलिया सही है। IMF वाशिंगटन DC USA ये सभी है। WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। संगठन का जो कहना है कि दुनिया भर में उसके 10 मिलियन से अधिक सदस्य और समर्थक हैं। संगठन का यह घोषित मिशन एक ऐसी दुनिया के लिए अभियान चलाना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों में निहित सभी मानवाधिकारों का आनंद मिलना है। उसके बाद जान लीजिए कि वकील पीटर बेंसन के द्वारा 28 मई 1961 ईस्वी को द ऑब्जर्वर में लेख द फॉरगॉटन प्रिजनर्स के प्रकाशन के बाद 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में किया गया था। एमनेस्टी मृत्युदंड को मानव अधिकारों का अंतिम अपरिवर्तनीय खंडन मानता है। संगठन को अत्याचार के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1978 में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद इस आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में एक उपन्यास फ्लाइट्स निम्न में से किस बुकर पुरस्कार विजेता के द्वारा लिखा गया है, तो देखिए ये हो जाएगा ओल्गा टोकारचुक। देखिए, 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में एक उपन्यास फ्लाइट्स ओल्गा टोकारचुक के द्वारा लिखा गया है।
पोलिश लेखिका ओल्गा टोकारचुक और अनुवादक जेनिफर क्रॉफ्ट ने 2018 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के विजेता टोकारचुक फ्लाइट्स पर चर्चा किया था। उनके कार्यों में प्राइम वर्ल्ड एंड अदर टाइम्स ड्राइव योर प्लो ओवर द बोन्स ऑफ द डेड और द बुक्स ऑफ जैकब शामिल है। टोकारचुक को उनके लेखन के पौराणिक स्वर के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि फ्लाइट्स और द बुक्स ऑफ जेकब के लिए उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के अलावा पोलैंड का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार नाइकी पुरस्कार जीता। उन्होंने 5 बार नाइकी ऑडियंस अवार्ड भी जीता है। उनकी रचनाओं का जो लगभग 40 भाषाओं के अनुवाद में शामिल है, जिसमें वह सबसे अधिक अनुवादित समकालीन पोलिश लेखकों में से एक बन गई है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।